नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी इतनी बुरी हालत क्यों है, इसका जवाब अगर आपको चाहिए तो इन्होंने क्या गलतियां की वो समझना ज़रूरी है। और जितने हम इनकी गलतियां ढूंढने की कोशिश करते हैं तो इतनी गलतियां निकलती है कि उसमें सबसे गंभीर गलती कौन सी है वो समझने में भी तकलीफ होती है। अब देखिए, इनके ही महाविकास आघाड़ी में जो एक एमएलए बनकर शामिल हुए थे और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है पृथ्वीराज चव्हाण, उन्होंने उसी वक्त बता दिया था कि जल्दबाजी में इस्तीफा दे देना ये उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती। आपको याद होगा तो 29 जून 2022 को जब राज्यपाल से मिलने बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस गए थे और उन्होंने बताया था कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने बहुमत गंवाया है, मेजॉरिटी गंवाई है, तो राज्यपाल ने नियमों के अंतर्गत उन्हें कहा कि आप अपनी मेजॉरिटी जल्द से जल्द प्रूव करें, दिखा दें कि आपके पास आज भी बहुमत है, मेजॉरिटी है। क्योंकि उस वक्त इनके शिवसेना के 40 और बाकी 11-12 एमएलए आसाम गुवाहाटी गए थे। तो सीधी सी बात थी कि वो तो मुंबई में थे नहीं और जल्दबाजी में अगर विधानसभा का सत्र बुलाया जाए तो ये मेजॉरिटी दिखाने से रहे, और इसीलिए वो डर के मारे आसाम से मुंबई नहीं आएंगे। इसकी गारंटी सिर्फ उद्धव ठाकरे को नहीं थी अकेले को, बल्कि खुद शरद पवार को थी, आदित्य ठाकरे को भी थी। क्या बोले थे आदित्य ठाकरे, आपको याद है? आदित्य ठाकरे ने कहा था एयरपोर्ट से लेकर विधान भवन तक जाना है तो वर्ली से ही गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वर्ली इनका चुनाव क्षेत्र है आदित्य ठाकरे का। यानी धमका रहे थे आसाम से, गुवाहाटी से सांताक्रूज एयरपोर्ट तक पहुंचोगे, हवाई अड्डे पर पहुंचोगे, लेकिन हवाई अड्डे से विधान भवन पहुंचना है तो वर्ली से निकलना पड़ेगा और वर्ली से आगे मैं आपको नहीं जाने दूंगा। ये धमकी थी, बात अलग है, छोड़ दो। लेकिन गारंटी कितनी थी कि ये अगर पहुंचेंगे नहीं तो क्या होगा? शरद पवार की बात देखिए, शरद पवार भी बोले थे कि जो कुछ करना है वो गुवाहाटी में बैठकर नहीं हो सकता, आपको मुंबई में आना ही पड़ेगा। संजय राउत ने भी ट्वीट किया था, आपको याद होगा, कब तक छुपे रहोगे गुवाहाटी में, कभी तो आना पड़ेगा चौपाटी में। आपको याद है वो ट्वीट संजय राउत का, कब तक छुपे रहोगे गुवाहाटी में, कभी तो आना पड़ेगा चौपाटी में, याद है ना? तो बात यह है कि ये सब जो मामला था तो उस वक्त वो तो आने से रहे, तो हार जाऊंगा ये उद्धव ठाकरे ने ठान लिया था कि अगर वो 40 नहीं आएंगे तो बीजेपी के 105 और जो कुछ है वो कुल मिलाकर देखे तो हम हार जाएंगे। ये उद्धव ठाकरे ने मन से मान लिया था और इसलिए उन्होंने, जब राज्यपाल ने कहा तो कोर्ट के दरवाजे पर खटखटाया, लेकिन कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया, तो उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा दे दिया, यही उनकी सबसे बड़ी गलती है, ऐसा पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा था। तो पृथ्वीराज चव्हाण ऐसा क्यों कहते ये भी समझना जरूरी है। आज जो सुप्रीम कोर्ट में या चुनाव आयोग के सामने सब याचिका ही पड़े हैं, जो याचिका पड़ी है, तकरार दावे वगैरह हो रहे,
उसके सबकी जड़ उद्धव ठाकरे के इस्तीफे से जुड़ी हुई है। अब देखिए, एक बात होती, उद्धव ठाकरे ने उस वक्त क्या बोला था कि मेरे ही लोग जो 40 टूटे थे शिवसेना के एमएलए, वो मेरे ही खिलाफ वोट दे, ये मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन अगर वो इनके खिलाफ विधानसभा में वोट देते तो क्या होता, इस पर आज भी चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा उस पर होनी चाहिए कि पार्टी कौन सी है, क्या है, उसके पास सिंबल है कि नहीं, रजिस्टर्ड पार्टी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर विधानसभा में उद्धव ठाकरे हार जाते, आपको समझना ज़रूरी है, विधानसभा में अगर बहुमत का प्रस्ताव उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर होते हुए लाते और हार जाते, तो आज सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग की लड़ाई उद्धव ठाकरे जीत सकते थे। क्यों जीत सकते थे? क्योंकि तब तक विधानसभा के उपसभापति ही सभापति थे, नया सभापति था ही नहीं। पूर्ण दर्जे का सभापति विधानसभा में था नहीं, और उपसभापति ही सभापति बनकर काम कर सकते थे। नंबर 1। नंबर 2 ये बात है, नंबर 2 की बात यह है कि अगर ये प्रस्ताव लाया जाता तो एकनाथ शिंदे फडणवीस की सरकार सत्ता में आने से पहले ही वो गुवाहाटी में बैठे जो एमएलए थे उनको चौपाटी में आना पड़ता, यानी मुंबई में आना पड़ता, मुंबई में आना पड़ता। और अगर वो विधानसभा जाते और उद्धव ठाकरे के खिलाफ मतदान करते तो व्हीप के खिलाफ उन्होंने मतदान किया, ऐसा माना जाता। क्योंकि जो डिफेक्शन लॉ है उसमें और विधानसभा के रूल्स रेगुलेशन में, विधानसभा में पार्टी का जो व्हीप होता है, प्रतोद होता है, वो जो आदेश देता है उसके खिलाफ जाकर आप वोट नहीं कर सकते। अगर करते हो तो आप अपात्र माने जाओगे, डिस्क्वालीफाई किए जाओगे। जिस ढंग से 16 एमएलए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या और कई दावा किया गया है कि इन्होंने पार्टी छोड़ी है, इन्होंने पार्टी किस ढंग से छोड़ी है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है। अगर विधानसभा में ये 40 एमएलए उद्धव ठाकरे के खिलाफ मतदान करते तो वो सबसे बड़ा सबूत हो जाता कि इन्होंने व्हीप तोड़ा है, उद्धव ठाकरे के खिलाफ मतदान किया है, तो इन्होंने अपनी मन से पार्टी के खिलाफ जाने का तय किया और गए, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई करो। तो उसी वक्त उनके खिलाफ ये दावा पुख्ता हो जाता और उसका एक सबूत बन जाता। और इसलिए पृथ्वीराज चौहान बोल रहे हैं कि विधानसभा में हारने के बाद इस्तीफा देना कानूनन सही होता और तगड़ा एक इनकी बाजू तगड़ी हो जाती उद्धव ठाकरे की, पूरे के पूरे चुनाव आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट हो। लेकिन उद्धव ठाकरे ने वो गलती कर दी कि विधानसभा के सामने जाने से पहले ही इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और अगर ये इस्तीफा दे देते हैं तो बात साफ हो जाती है, जो जगह खाली है चीफ मिनिस्टर की, उसके लिए नया कोई नेता चुनना ये राज्यपाल का अधिकार बन जाता है। और इसलिए राज्यपाल ने अपोजिशन लीडर, जो प्रोटोकॉल होता है, तो अपोजिशन लीडर को बुलाया, क्या आप सरकार बना सकते हैं? तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को बुलाया था। तो देवेंद्र फडणवीस उनसे मिलकर आए और उनके साथ अकेले एकनाथ शिंदे गए थे। पूरे सब 40-50 एमएलए नहीं गए थे, सिर्फ एकनाथ शिंदे गए थे। और उन्होंने, देवेंद्र फडणवीस ने कहा हाँ हम सरकार बना सकते। तो हुआ ये कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो राज्यपाल
शिंदे या देवेंद्र फडणवीस किसी को भी सरकार बिना बनाने के लिए बुला ही नहीं सकते थे, और वो सरकार नहीं बनती तो नए सभापति का चुनाव भी नहीं होता। गलती कहाँ हुई हमें समझना जरूरी है। देखो क्या हुआ, राज्यपाल ने उनका शपथ विधि किया था, लेकिन उसी वक्त नया सभापति स्पीकर चुनने का प्रस्ताव आ गया और विश्वास प्रस्ताव के पहले नया सभापति लाया गया, नए सभापति का चुनाव हो गया, नार्वेकर नए सभापति चुने गए। इसलिए उद्धव ठाकरे ने जो अपना इस्तीफा दे दिया, ये सबसे बड़ी गलती थी, और उससे आज भी नहीं उभर पा रहे। अब देखिए और क्या बात होती है, गड़बड़ कहाँ हुई है। जब नए सभापति चुने गए और नार्वेकर जब सभापति बने, तो उन्होंने पहला काम ये किया, जिस दिन वो सभापति चुने गए और दूसरे दिन एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार पर विश्वास प्रस्ताव आने वाला था दूसरे दिन, लेकिन जिस दिन नार्वेकर का चुनाव हो गया वो सभापति बन गए, इसका मतलब जो उपसभापति थे उनके अधिकार हट गए। अब नया सभापति है और हाउस चलाने वाला नया स्पीकर जब नार्वेकर बने, उन्होंने रात को 10 बजे एकनाथ शिंदे ने जो नियुक्त किया हुआ शिवसेना का नया प्रतोद था उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको मान्यता दे दी। भरत सेठ गोगावले पहले से, जब उद्धव के जमाने में उद्धव चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन विधानसभा में पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे थे, उन्होंने अलग होने का फैसला किया। उसके बाद अगर सबसे पहला बड़ा काम किया तो सुनील प्रभु जो व्हिप थे उनको हटाकर भरत गोगावले को व्हिप बनाया था, तो उस व्हिप को नए सभापति नार्वेकर ने मान्यता दे दी। तो अब व्हिप कौन बन गया? भरत गोगावले। और विधानसभा में जो विश्वास प्रस्ताव आने वाला था, तब शिवसेना के सब एमएलए एकजुट होकर एकनाथ शिंदे फडणवीस की सरकार पर विश्वास दिखाए, ऐसा व्हिप निकाला गया। तो व्हिप किसने तोड़ा है? उद्धव के साथ बचे एमएलए हैं उन्होंने, या एकनाथ शिंदे के साथ? क्योंकि सुनील प्रभु को व्हिप पद से हटाया गया, प्रतोद पद से हटाया गया, और वो नए सभापति ने हटाया था। तो सब गड़बड़ कहाँ हो गई? सब गड़बड़ उद्धव ठाकरे के इस्तीफे से शुरू हो गई, या उन्होंने इस्तीफा दिया इसलिए गड़बड़ हो गई। अगर वो इस्तीफा नहीं देते और भले विधानसभा में ये 40 एमएलए उनके खिलाफ वोट देते, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ वोट दिया। जो उस वक्त तक अधिकृत प्रतोद थे, चीफ प्रतोद जो सुनील प्रभु थे, उनको ही रिकॉग्निशन था, और जो उपसभापति थे नरहरि झिरवल, उन्होंने गोगावले को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, मान्यता नहीं दी थी। इसलिए जो पूरे 55 एमएलए थे शिवसेना के, उनको उद्धव ठाकरे के विश्वास प्रस्ताव के समय, अगर समझो ऐसा होता कि उद्धव ठाकरे विधानसभा के सामने जाते और विश्वास प्रस्ताव लाते, वो हार जाते, मेजॉरिटी हार जाते। लेकिन एक बात होती कि उनके 40 एमएलए जो आमदार थे, उन्होंने व्हिप के खिलाफ जाकर वोट किया। इसका मतलब उन्होंने पक्षांतर कानून जो है, डिफेक्शन लॉ है, उसका उल्लंघन किया, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई करने का कलम लागू होने वाला था। तो सब गड़बड़ कहाँ हुई है, इसलिए समझना जरूरी है। उद्धव ठाकरे अगर इस्तीफा नहीं देते
तो ये सब हो जाता, उनके 40 एमएलएस को खिलाफ वोट देने के लिए डिस्क्वालीफाई करना पॉसिबल था। नए सभापति नहीं आते, और अगर नए सभापति नहीं आते, नई सरकार नहीं आती, और नए सभापति ने गोगावले को जो रिकॉग्नाइज किया व्हीप करके, वो भी नहीं होता, तो उद्धव ठाकरे की एक ही बड़ी भारी गलती हो गई कि उन्होंने जल्दबाजी में अपना इस्तीफा दे दिया, और उसी तरफ पृथ्वीराज चव्हाण हमारा ध्यानाकर्षण कर रहे। उद्धव ठाकरे ने जल्दबाजी में जो किया वो सबसे बड़ी गलती है, और इसलिए उसी एक गलती की कीमत सुप्रीम कोर्ट हो या चुनाव आयोग हो, उसके हर दावे पर भारी पड़ने वाली है, भारी पड़ने वाली है। क्योंकि जो सबूत चाहिए आपको, जो 16 एमएलएस की बात है, इनको डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं, तो डिस्क्वालीफाई हो गए कैसे? उनको आज तक ना डिप्टी स्पीकर ने ना स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई किया है, और जब तक स्पीकर डिस्क्वालीफाई नहीं करते और स्पीकर नहीं होते और उनके जगह डिप्टी स्पीकर हो, वो डिस्क्वालीफाई नहीं करते, वहाँ तक सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो मामला 16 एमएलएस का है, उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन लेने वाली नहीं है, वो विधानसभा के पास भेज देगी, आप तय करो। अब ये बात है कि जो नार्वेकर नए सभापति बने, उन्होंने अगर गोगावले को रिकॉग्नाइज किया है, तो ये बात में भी जो दावा है उनको डिस्क्वालीफाई करो, उसकी बजाय नए सभापति उद्धव ठाकरे के गुट में जो 15 एमएलएस बचे हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, और वो डिस्क्वालीफाई होते तो उनको फिर से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ये 16 एमएलए की बात छोड़ो, गड़बड़ वहाँ होगी जब एकनाथ शिंदे की तरफ से सभापति के पास जाए, नार्वेकर के पास जाकर उद्धव के बच्चे कुचे जो 15 एमएलए थे, जिन्होंने एकनाथ शिंदे के खिलाफ, गोगावले के व्हीप के खिलाफ मतदान किया विधानसभा में, वो डिस्क्वालीफाई हो सकते। और इसलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि उद्धव ठाकरे ने सबसे बड़ी गलती कौन सी की, और ये सबसे बड़ी भारी गलती है जो पृथ्वीराज चव्हाण ने सामने लाई थी, और इस पर चर्चा कहीं भी मीडिया में भी नहीं हुई कि पृथ्वीराज चव्हाण क्या बोल रहे हैं। पृथ्वीराज चव्हाण सिर्फ विधानसभा में जो हुआ उसके बारे में नहीं बोल रहे, उस गलती के परिणाम चुनाव आयोग में और सुप्रीम कोर्ट में भी भुगतने पड़ेंगे, यही पृथ्वीराज चव्हाण बोल रहे हैं। और हमें ये बारीकी से समझना ज़रूरी है। मेरी हिंदी अच्छी नहीं दोस्तों, कुछ शब्द इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन आप इस बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठा करके समझ लो कि उद्धव ठाकरे ने खुद का नुकसान इस एक इस्तीफे से कर दिया। इसलिए विधानसभा में जाकर हारना अच्छा था, क्योंकि वो चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट में जीत का रास्ता खोल देते। लेकिन अपना इस्तीफा देकर विधानसभा में हार होगी, इस डर से उद्धव ठाकरे ने जो इस्तीफा दे दिया, उसी ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के सामने उद्धव ठाकरे के जीत के रास्ते ही बंद कर दिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।